जानना ये है कि इकोनॉमिक ड्रेन व्हाट इज इट, ये क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक ड्रेन ऑल अबाउट. Okay, so essentially economic drain refers to a portion of a national product of India which was not available for the consumption of its people. मैंने जैसा बताया कि एक ऐसा आपकी जीडीपी का एक प्रोडक्ट, जीडीपी जीएनपी का एक हिस्सा जो भारत के द्वारा या भारत के लोगों के ऊपर ही पूरा का पूरा जो प्रोसेस करके कमाया जा रहा था, वो हमारे लोगों के पीछे कभी कंजम्पशन में आया ही नहीं. तो ये पैसा जाता कहाँ था, मुद्दा ये पैसा जाता था, मैंने बताया कि एक ड्रेन हुआ करता था, एक गटर हुआ करता था, एक नाला हुआ करता था, और वो नाला डायरेक्ट इंग्लैंड से कनेक्टेड था. तो पैसे डालते थे, शॉर्ट टाइम के अंदर वहां पे इंग्लैंड के अंदर आपको देखने को. सो मुद्दा ये था कि इकोनॉमिक ड्रेन या एक नेशनल प्रोडक्ट का एक ऐसा हिस्सा जो यहाँ पे ये लोग जब अंग्रेज राज कर रहे थे, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रूल दे स्टार्टेड सेंडिंग मनी टू इंग्लैंड. यहाँ के लोगों के ऊपर ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये पैसा कमाया है, और वही पैसे का पूरा दुरुपयोग इंग्लैंड भेज के किया जाता था. बट इट वॉज बीइंग ड्रेन्ड अवे टू ब्रिटेन फॉर पॉलिटिकल रीजंस. इंडिया वॉज नॉट गेटिंग एडिक्वेट इकोनॉमिक और मटेरियल रिटर्न्स फॉर इट. भारत के लोगों को इसका कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं मिल रहा था. इसके पीछे जो कारण था वो था पूरा का पूरा राजकीय रूप से पूरा मुद्दा बन रहा था. हमको जानना ये है कि ये इकोनॉमिक ड्रेन किस तरह से शुरुआत हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, एंड हु वर द पर्सन्स हु आइडेंटिफाइड कि यार ये पैसा जा रहा है. इतना बड़ा नाला था तो पहले तो हमको समझ में नहीं आया तो ये नाला क्या है. हमको लगा कि कैनाल पे नाल होगा, बोटिंग करने का सोच दिए थे. फिर पता चला कि यहाँ पैसा बह के जा रहा है. ओके, सो दिस ड्रेन थियरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय दादाभाई नवरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. वो बताते हैं कि ये पूरा का पूरा पैसा जो बहा के इंग्लैंड जा रहा था, उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दे को आइडेंटिफाई किया. अभी इनका एक एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन, जो ब्रिटेन के अंदर पूरी की पूरी इन्होंने एक पॉलिटिकल बॉडी बनाई. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वो ब्रिटेन के अंदर रहते भी थे. तो वहां पे एक किताब लिखी थी इन्होंने 1900s में, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन. ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर इन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई की कि यहाँ का जो पैसा, भारत का जो पैसा है, वो पूरा का पूरा बहा के ये ड्रेन के अंदर जा रहा है. बट इसके पहले भी स्टोरी ये चलती है कि इन्होंने एक पेपर लिखा था, इंग्लिश डेब्ट टू इंडिया. ये पेपर के अंदर रिसर्च पेपर जैसा था. ये रिसर्च पेपर के अंदर भी इन्होंने आइडेंटिफाई कराया था कि ये जो पैसा है इस तरह से ड्रेन में जाके पूरा का पूरा बहा जा रहा है इंग्लैंड के अंदर. सो ऑन 2 May 1867 एट अ मीटिंग ऑफ इंडियन एसोसिएशन इन लंदन ये पेपर को पब्लिश करते हैं, और इसके अंदर ये पूरी की पूरी चीजों को हाईलाइट करेंगे. नाम याद रखिएगा, इंग्लिश डेब्ट टू इंडिया, क्योंकि नाम उठपटांग है. यूपीएससी हैज अ टेंडेंसी टू आस्क अबाउट द नेम ऑफ द ऑथर एज वेल एज द बुक और द रिसर्च पेपर इटसेल्फ. एंड दादाभाई नवरोजी उनके बहुत ही प्यारे हैं. 2-3 बार वो जज्बाती हो गई थी. हम लोग देखते हैं कब किस तरह से होते हैं. ओके, सो ही प्रेजेंट्स अ पेपर टू द इंडियन एसोसिएशन, और वहां पे ये बताते हैं कि ये जो पैसा है पूरा का पूरा बहा जा रहा है. इसके बाद 1870 के अंदर एक और बुक पेपर लिखते हैं, रिसर्च पेपर, जिसका नाम था द वांट्स एंड द मीन्स ऑफ इंडिया. इसको भी याद रखने की कोशिश करेगा, इंग्लिश डेब्ट टू इंडिया एंड द वांट्स एंड द मीन्स ऑफ इंडिया. ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो 1860s 1870s के अंदर जब ये लंदन के अंदर रह रहे होते हैं तो ये पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ पे हाईलाइट कराने की कोशिश करेगा. सो ही इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. एंड यहाँ पे 1871 के अंदर भी एक और पेपर लिखते हैं ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया. ये तीनों के तीनों रिसर्च पेपर है, रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर यहाँ पे ये पूरा का पूरा पैसा जो भारत से इंग्लैंड जा रहा था उसका जिक्र होता है. मुद्दा ये है कि ये जिक्र किस तरह से हो रहा था, व्हाट वाज द इकोनॉमिक ड्रेन ऑल अबाउट. ओके, सो दादाभाई नवरोजी अपने रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर लिखते हैं कि इंडिया से सब पैसा इंग्लैंड जा रहा है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो. ओके, सो ही आइडेंटिफाइज कि यार भारत से पैसा जा रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी विच इज गोइंग टू इंग्लैंड. और वो जो अपने रिसर्च आर्टिकल से, रिसर्च पेपर से, वहां 1867 के अंदर लिखते हैं कि एन्युअली 8 मिलियन पाउंड्स वर गोइंग टू इंग्लैंड. 8 मिलियन पाउंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 1860s. 8 मिलियन पाउंड, 80 लाख पाउंड
के आसपास आपके यहाँ पे पैसे इंग्लैंड जा रहे थे। 1870 में यह आंकड़ा बढ़ के वो 12 मिलियन पाउंड करा देते नए रिसर्च पेपर के अंदर, जो दूसरा वाला पब्लिश किया हुआ। तो देखिए यार, यहाँ से पैसा जा रहा है। By 1905 he said almost 51 crore of the Indian money was going annually to दादा भाई नवरोजी और इसके साथ साथ बहुत और भी लोग आए, जीवी जोशी थे, डी वाचा थे। ऑल दिस पीपल आर नोन एज इकोनॉमिक क्रिटिक। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये जो पैसा जा रहा था भारत से, वो पैसा का जिक्र किया और इन्होंने हाईलाइट किया कि ये ब्रिटेन पैसा हमारा बहा के लेके जा रहा है। ये पैसा भारत से किस तरह से जा रहा था एंड व्हाट वर द रीजंस, वो हमने अब इसके पहले की जितनी पॉलिसीज थी वो जानने की कोशिश की है। हमको ये देखना है कि ये पैसा किस किस फॉर्म में, व्हाट वर द फॉर्म्स ऑफ दिस मनी, ये पैसे किस रूप में इंग्लैंड में जा रहा था। उड़ के जा रहा था, चल के जा रहा था, बोट में जा रहा था, ऐसे कोई फॉर्म देखेंगे, या इनविजिबली जा रहा था, हमको दिखता ही नहीं था, अदृश्य रूप में, या कभी कभी वो बताया मैंने आपको जो उड़ के जाने वाला फॉर्म था वो भी देखने को मिलता है। जीवी जोशी बताता है करीबन 1888 के अंदर, ही वॉज ऑल्सो इकोनॉमिस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट टाइम, वो बताता है कि करीबन 25 करोड़ रुपया एक साल में जाता है। इसके बाद एक और जेंटलमैन है डी वाचा, हु वाज आल्सो कांग्रेस लीडर, ये बताते हैं 30 से 40 करोड़। सो रफली 20 to 50 crore rupees annually were being siphoned off by the Britishers, जो यहाँ पे ड्रेन के रूप से आइडेंटिफाई हमको होते। भी मुद्दा ये था कि इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा था और किस तरह से जा रहा था, व्हाट वर दी कंपोनेंट्स ऑफ दिस ड्रेन, हमको ये जानना ये है कि ये पैसा जा रहा था तो ये पैसा किस फॉर्म के अंदर था। जनरली जब ये चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की हमारे जितने भी अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे या इंटेलेक्चुअल लोग थे, तो उनको जानने को मिला कि पैसा दो रूप से जा रहा है। एक है विजिबल फॉर्म और दूसरा है इनविजिबल। एक है ना बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स भी है ना, सर्विसेज के अंदर नहीं है इनविजिबल। इकोनॉमी वाला याद करो आप, तो उसमें भी यही है, इसमें भी ऐसा ही होता है। ये जो ड्रेन है यहाँ का, जो पूरी की पूरी जो नाला है, एक नाले के अंदर आपको दिखेगा कि ओपन गटर सिस्टम है, तो आपको बाहर दिख रहा है कि जा रहा है जा रहा है जा रहा है। दूसरे ऐसे हैं जहां पे सिविल लाइंस इन्होंने बिछा के रखी थी, तो आपको डायरेक्टली नहीं दिखता पर आपको पता है कि नीचे कुछ ना कुछ तो बहा जा रहा है। यहाँ पे भी यही होता है कि जो मेजर कंपोनेंट्स है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो था डायरेक्ट प्लंडर, सबसे पहले सीधी लूटपाट। प्लासी और बक्सर के बाद इन्होंने जो तिकड़म मचाया है भारत के अंदर, उसमें तो वो थे ना कि वो है ना गोगा मास्टर हूँ, मुगेम्बो का भतीजा, बोले आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। ऑल द ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स वो फटीचर हालत में भारत आते थे और मौजा ही मौजा करके भारत से जाते थे, इंक्लूडिंग दिस क्लाइव। क्लाइव ऐसा बोला जाता है कि करीबन 3 मिलियन पाउंड छटका के लेके गया है भारत से। ओके, सो उसके ऊपर चार्जेस भी लगाए थे, यस एग्जैक्टली, उसके ऊपर चार्जेस भी लगाए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि यार ये बहुत इसने करप्शन कर दिया। सीधी लूटफाट, डायरेक्ट प्लंडर पोस्ट द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ पे जो भी हो रहा था वो सीधी लूटफाट के तहत और डायरेक्टली पैसा भेजा जाता था कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर। साथों साथ यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये लोग ट्रेडिंग के थ्रू पैसे कमाते थे ड्यूरिंग दिस टाइम, वो भी डायरेक्टली जाता था इंग्लैंड। सो बोथ दिस मनी, दिस फॉर्म ऑफ मनी पर्टिकुलरली, जब ये बोलते हैं कि सब पैसा लेकर जाऊंगा, दे वर दी विजिबल फॉर्म्स ऑफ द ड्रेन। ये ड्रेन ऐसा था जो आपको दिखता था। कोई राजा को हरा दिया, हराने के बाद उसकी तिजोरी होगी, उसको साफ करके इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। इसी के चक्कर में वो हीरा लेके गए थे आपके कोहिनूर वाला, अभी पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है, बोले हमारा है। ठीक है, अनडिवाइडेड थे तो क्लेम मारने दो उनको भी। अभी आपका एक जीआई है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, तो बासमती राइस के ऊपर इंडिया ने क्लेम किया तो वहां से वो डिमांड आ गई, बोले हमारा भी है बासमती, तो आती रहेगी तो देखना पड़ेगा। तो वो विजिबल फॉर्म है आपका पूरा का पूरा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था कि जो यहाँ पे जो भी पैसे कमाए जा रहे थे ट्रेडिंग के थ्रू, वो डायरेक्टली साइफन कर देते। मैंने बताया कि सोने चांदी हीरे जवरा जो भी पैसे जो राजा को आपने हरा दिए बैटल के अंदर युद्ध के दौरान, तो वो भी उससे पूरा का पूरा लेके, तो कैप्टन रसल का मैंने आपको बताया कि सब पैसे लेकर जाऊंगा, इसकी तो आइडियोलॉजी ऐसी की ऐसी। इसके साथ साथ ऐसे भी फॉर्म्स है जिसे कहते हैं इनविजिबल फॉर्म्स ऑफ ट्रेड। ये एक ऐसे फॉर्म थे जो आपको कभी दिखता नहीं था, बट इतनी लार्ज अमाउंट को कंस्टिट्यूट कर रहा था कि आप सोच नहीं सकते।
इनविजिबल फॉर्म ऐसा था कि ये छोटी छोटी चीजों को मिला के जब आप इकट्ठा करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही बड़ा अमाउंट ड्रेन कर रहा है। पहला वो था सैलरीज एंड द पेंशन्स ऑफ द सिविल एंड द मिलिट्री ऑफिशियल्स। यू सी, आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर है, और चलो मैं आशा नहीं करता हूँ कि हम लोग कुछ इंपीरियलिस्टिक एक्सपांशन करेंगे, तो चलो कर दिया हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। और आप आईएफएस ऑफिसर है तो जनरली आपको एक एफआरए भी मिलता है, फॉरेन सर्विस अलाउंस। इट इज डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड बैंक स्केल्स और यूनाइटेड नेशंस डिपेंड कर रहे हैं। तो रफली अबाउ योर सैलरी आपको $5,000 $6,000 उस हिसाब से मिलता रहता है, डिपेंडिंग ऑन योर पोस्टिंग, आपका जहां कौन सी कंट्री के अंदर उसकी इकोनॉमी के। तो मुद्दा ये है कि जैसे समझ लो कि इंडिया का कुछ कॉलोनियल एक्सपांशन हुआ होगा वो देश के अंदर, और आप ऑफिसर पोस्टेड हो, तो इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पे वही होता है कि आपकी सैलरी कौन देगी, इंडिया देगी या वो आपकी जो कंट्री के ऊपर आप राज कर रहे हो वो देगी। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, हु इज सपोज्ड टू पे, द इंडियन गवर्नमेंट इज टू पे, वही देगा ना कि आप उनके सैलरीड एम्प्लॉय हो। यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु यूज्ड टू कम टू इंडिया, उनकी सैलरी और उनका जो पेंशन का जो खर्च है, इंक्लूडिंग सिविल, मिलिट्री एंड द लोअर स्टाफ, वर टू बी बोर्न बाय इंडियन पीपल। भारत के ऊपर जो भी शासन चलाना है, या भारत के ऊपर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेडिंग कर रही थी, वो ट्रेडिंग के लिए भी पैसा यहां से ही निकाला जा रहा है। सो इम्पोर्टेंट आप देखिए कि ये सैलरी और पेंशन मिला मिला के इन्होंने, जो भी इंसान होगा जो भारत के ऊपर यहाँ पे रहने आ रहा है, ट्रेडिंग करने आया है या ऑफिस चलाने आया है, उसके लिए खर्चा कौन देगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं देगी। दो ही इज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट द सैलरी विल बी पेड बाय द इंडियन पीपल। वो पैसा कहां से आता था? वो पैसा आता था आपकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के। जो भी अलग अलग तरह के इन्होंने जो तिकड़म रचा के जो टैक्सेस लगाया करते थे कॉमन मैन के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर से लोग पैसा लेते, और वही सबका सब पैसा ये सब चीजों के ऊपर फाइनेंस किया जाता। यू सी कि आपके कलेक्टर की सैलरी 1500 2,000 रुपए हुआ करती। आई एम टॉकिंग अबाउट 1850s 1900s का टाइम है ये पूरा। कलेक्टर की सैलरी 1500 रुपया, मतलब इंडिपेंडेंस इंडिया में भी शायद नहीं थी। 1947 में भी 1500 2,000 रुपए नहीं हुआ। तो किसके बाप का पैसा जा रहा है कि ये हम पता ही है कि भी हमारा जा रहा है। अगर ब्रिटिशर्स खुद को पैसा उनको जेब से निकालना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उन्होंने इनको कट डाउन कर दिया होता, पर नहीं किया, क्योंकि सैलरीज और पेंशन जो भी है बोले भारत के लोग देंगे। सो दिस वाज द काइंड ऑफ इनविजिबल फॉर्म, जो पैसा यहाँ की सैलरी के रूप में जा रहा है और हमको दिख नहीं रहा। लेटर ऑन यहाँ पे जितने भी रिसर्चर्स से ऑल दी इंटेलेक्चुअल पीपल, जो एनलाइटन लोग, जो प्रबुद्ध नागरिक के तौर पे उभर के आ रहे थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो तेरी इतना सारा पैसा खर्च करके गई है, बोले सैलरी के पीछे इतना सारा तामझाम, और किसका जा रहा है? बोले सब इंडियन लोगों का पैसा जा रहा है। स्टोर्स परचेज इन ब्रिटेन फॉर सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट्स, ये करीबन $18 मिलियन ऐसा हुआ करता था 1905-1910 तक के आसपास। तो बोला जाए स्टोर्स परचेज मतलब ये आपको है ना, पेंसिल ने स्टेपलर ही ने બધું લેવાનું હોય ને, પેન પેન્સિલ રબર, એ 18 મિલિયન પાઉન્ડ નું આટલું બધું ખર્ચી નહીં જતા રહે બધું। અને ક્યાં આગળ? इंग्लैंड ની અંદર। यू सी कि एक ऑफिस हुआ करती थी जिसे कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसके पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अभी ये लोग कहाँ बैठते हैं? इंग्लैंड के अंदर। अगर ये इंग्लैंड के अंदर बैठते हैं तो लाजमी वही होता है कि भाई इंग्लैंड से आप परचेज करो, और इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो भी होगी, आपकी कंपनी की जो भी पॉलिसी है उसके हिसाब से, गवर्नमेंट पॉलिसी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर था 1858 के, तो उसके लिए सरकार देगी ना। इंडियन हाई कमीशन के लिए पैसा कौन देता है? इंडियन गवर्नमेंट ही भिजवाती है यहाँ पे। अगर आपके यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी की कोई ऑफिस होगी तो कौन देगा? बट यहाँ पे ऐसा था कि दिस गाय वाज रिस्पॉन्सिबल टू वर्क अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट सिटिंग इन लंदन, बट उसकी पेन पेंसिल स्टेशनरी के जो खर्चे है ना, वो भारत से निकले। इतने श्रूड बिजनेसमैन आपको कहीं नहीं देखने को मिले। तो क्या पाक्का व्यापारी था, इतना पाक्का व्यापारी के पेन पेंसिल ने रबर बैंड ना खर्चा पण भारत थी कर। दिस वाज द इकोनॉमिक पॉलिसी, दिस वाज द फॉर्म ऑफ ड्रेन विद द ब्रिटिशर्स डेवलप, और यहां से ये पैसा जा रहा है। वी कुड नॉट आइडेंटिफाई, बोले ये कितना पेन पेंसिल के लिए कितना खर्चा रहता होगा, बट जब हमने आंकड़ा इकट्ठा किया तो पता चला कि 50-50 करोड़ रुपया सालाना इसके पीछे निकाल देते हैं। नो वन यूज्ड टू केयर कि यहाँ पे 2 पेंसिल की जगह 4 पेंसिल यूज हो गई। हर एक बार साइन करते वक्त नया पेन यूज करेंगे वाइसरॉय, कर रहे दो ना, कोना अपना पैसा जाए, इंडियंस ना जवाना था। इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन बाय द
इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे जो भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जो यहाँ की जो वाइसरॉय के द्वारा जो शासन चलाए हुए पूरी की पूरी शासन पद्धति थी, वो उनको अगर पैसे की जरूरत होगी तो वो क्या करेगी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलेगी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोला था 1770s में कि माई बाप हमारे पास पैसे कम हो गए, थोड़े बहुत पैसे दे दो। तो 1772 में फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कमेटी बिठा दी, उसके बाद इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। सेम वे यहाँ पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल आ गया 1858 के बाद, तो ये लोग बात बात के ऊपर लोन लिया करते, और लोन के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट वेलफेयर के ओरिएंटेशन से रखेगी या बोलेगी कि हम लोग 20 या 30% इंटरेस्ट लेंगे। डेफिनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड थिंक कि ये कंपनी एसेंशियली इनसे पैसे लूटेगी जो इंडियन लोग हैं, तो हम लोग क्यों वेलफेयर ओरिएंटेशन के साथ या 3 या 4% ही ब्याज दे। सो द कंपनी और द ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी शासन कर रही थी, वाइसरॉय की सरकार, वो यहाँ पे लोन लेगी पहले ब्रिटिश सरकार से, लंदन में बैठे हुए, वहां से लोन लेने के बाद उसके ऊपर सालाना इंटरेस्ट देती थी, और ये इंटरेस्ट का रेट बहुत ही एक्सॉर्बिटेंट हुआ। सो कंटिन्यूअसली इंडिया का पैसा ड्रेन हुआ, वो भी इंटरेस्ट के फॉर्म के ऊपर। कभी कभी ऐसा हुआ कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट को इंटरेस्ट ने सरपास कर दिया। 100 रुपए की आपने लोन ली हो और आप 500 रुपए ब्याज के ऊपर भरते रहो, ऐसी हालत हो। बट दिस वॉज द नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, जहां पे आपका पैसा ड्रेन के रूप में, ब्याज के रूप में पूरा का पूरा भारत से जा रहा था। तो प्रॉफिट्स ऑन दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यहाँ पे जितने भी प्रॉफिट्स हो रहा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो पैसा थोड़ी इंडिया में रहता है। आज भी नहीं रहता ना, आज रहता है। आज एमएनसीज आती है, एमएनसीज थोड़ी यहाँ पे सबका सब इन्वेस्ट कर देती। ऑल द मनी दैट इज बीन अर्न्ड बाय द एमएनसीज, वो अपने रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे इनके कंट्री का जो मेन ऑफिस होगा वहां पे जाएगा। तो यहाँ पे भी क्यों रहेगा? बट एट दैट टाइम द प्रॉफिट्स वर शॉर्ट। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल और वाइसरॉय जो था ना यहाँ पे, उस टाइम के अंदर मीटिंग करता था, और मीटिंग करके ये जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको बुलाता था, बोले इन्वेस्ट इन इंडिया, गेट अश्योर्ड रिटर्न्स, कम मेक इन इंडिया। उस टाइम भी चलता। बड़े बड़े गवर्नर्स और वाइसरॉयज आपके यूरोपियन कैपिटलिस्ट को बुलाया करते थे भारत के अंदर, बोले आओ निवेश करो, निवेश करो, निवेश करो। निवेश करने के पीछे वो एंटरप्रेन्योर बोलेगा, बोले मुझे क्या मिलेगा? बोले 100% रिटर्न्स, अश्योर्ड रिटर्न्स, हर साल 5% डिविडेंड। कोना बापना जमाना से 5% डिविडेंड आप ही दो। एसेंशियली इट वाज ऑल द इंडियन पीपल्स मनी। हमारे ऊपर जो इन्होंने टैक्सेशन लगाया था, उसी का ही पैसा यहाँ पे पूरा का पूरा जो अश्योर्ड प्रॉफिट के दाम के ऊपर जा रहा था। सो दिस वाज आल्सो अ काइंड ऑफ इनविजिबल ड्रेन व्हिच वाज नॉट सीन। Payments to be made for the shipping, banking and insurance services which stunted the growth of Indian enterprises in these sectors. इन्होंने क्या किया कि ये जो बाकी की जो अलाइड इंडस्ट्रीज डेवलप हुई सर्विस सेक्टर में, वो सब इनसे पैसे लेने लगे। अभी इंडियन सेक्टर को, इंडियन प्राइमरी मैन्युफैक्चर को पैसा चाहिए, तो वो भी नहीं आ रहा था। ऑल दिस पेमेंट वाज गोइंग वेयर? इट वाज गोइंग टू लंदन in the form of drain. Finally, the surplus from the British economy re-entered India as finance capital. यहां से ही पूरा का पूरा जो पैसा इन्होंने कमाया है, वो पैसा घूम फिर के चक्कर मार के फाइनेंस कैपिटल के तौर के ऊपर भारत में आएगा। तो पहले आए व्यापारी की तरह, पैसा कमाया, जो प्रॉफिट कमाया शोषण करके, वही का वही प्रॉफिट को एक फाइनेंशियल कैपिटल के फॉर्म के रूप में इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया। तो भारत के लोगों का पैसा भारत के लोगों को कुचलने के लिए उपयोग में किया जाता था। वो थी ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। हाउ डिड द ब्रिटिशर्स मैनिपुलेटेड द होल इकोनॉमिक सिस्टम? दे अर्नड मनी फ्रॉम द इंडियन पीपल and they used the same money to suppress the Indian people and again made some money and they re-entered the whole financial system as a finance capital. तो किस तरह से पैसे का उपयोग करना है, वो पूरे का पूरा पैसे का उपयोग यहाँ से शुरू होता है, घूमते फिर के फिर से यहाँ से ही घुसता है। तो एक फाइनेंस कैपिटल के तौर के ऊपर जो भी सरप्लस यहाँ पे ये कमा रहे थे, जो भारत के लोगों के द्वारा ही शोषण करके, भारत के लोगों का शोषण करके जो बनाया गया था, उसी का ही यहाँ पे इन्होंने उपयोग किया है। 2008 के अंदर यूपीएससी का प्रश्न देख लेते हैं। कौन था? सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ओके, आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, ऑल दिस वर दी कांग्रेस लीडर्स, अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स। हम लोग सर के रोल के बारे में देखते रहे।
2015 यूपीएससी प्रीलिम्स। हमने फॉर ए बी के लिए कितने हैं, टी के लिए बाकी सब छोड़ दोगे, दो तीन लोगों ने हाथ खड़े किए, मेजोरिटी। ये तो लास्ट ईयर पूछा था, थोड़ा बहुत फ्रेश भी होगा। देखो दादा भाई नवरोजी तो हमने काफी सारी चर्चा की है। ही हैज रिटन दिस बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं उनको। सेकेंडली द सेकेंड गाय जी सुब्रमण्यम आयर, ये मद्रास एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। साथों साथ आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो यूपीएससी के लिए, द हिंदू, इसके फाउंडिंग एडिटर हुआ करते। एंड आरसी दत्त इज द पर्सन हु रोट अ बुक कॉल्ड एज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त। ही वॉज एन एक्स ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर। ऐसी बड़ी बड़ी चीजें उनको ही समझ में आती है, कॉमन मैन को थोड़ा समझ में आता है। फिजिकल डेफिसिट क्या है, बाहर जाके पूछो फीफा के बाहर, राजू भाई चाटा मारेंगे आपको, गाने पे फिजिकल डेफिसिट पूछो है ना। ऑल द इंटेलेक्चुअल पर्सन्स जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, द एडिटर्स एंड ऑल दिस, दादा भाई नवरोजी हिमसेल्फ वाज अ वेरी लर्नेड मैन। तो उन्होंने लिख दिया किताब करके रिसर्च पेपर। आरसी दत्त ICS ऑफिसर, सेम लाइक यू गाइस, IAS के लिए तैयारी करने वाले, उनको सब पता चलता है व्हाट इज BOP, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। बजट को एनालाइज करते थे, उस टाइम भी करते हो गए। एनालाइज करते करते इनको भी 2-4 पेपर्स ऐसे मिल गए ब्रिटिश हिस्ट्री के थॉट के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के थॉट के ऊपर। उन्होंने लिख दी किताब। ओके, तो 1, 2 and 3 द राइट आंसर। अब यहाँ से ही पूरा का पूरा मुद्दा डेवलप हुआ, जिसे कहते हैं नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। जब यहाँ से इतना सारा पैसा जा रहा था भारत से बाहर, तो बहुत सारे प्रबुद्ध लोग थे, ऑल द इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, दे स्टार्टेड सीइंग कि यहाँ से पैसा जा रहा है, और उन्होंने क्रिटिक्स करना शुरू कर दिया। वन ऑफ द फॉरमोस्ट क्रिटिक वाज दादा भाई नवरोजी, also known as the grand old man of India. This person was responsible and he put up the theory that is known as drain of wealth theory in his book Poverty and Un-British Rule in India. इसके पहले वाली स्लाइड्स के अंदर मैंने जो आपको इनके जो पेपर्स बताए हैं वो भी 1-2 याद रखने की कोशिश करिएगा। कभी कभी यूपीएससी जज्बाती होता रहता है। देखो 2 बार तो दादा भाई नवरोजी के ऊपर उसने प्रश्न पूछ दिया, कहीं ना कहीं से ये पूछता रहता है। ओके, एस्टेब्लिश्ड इंडियन एसोसिएशन, यहाँ पे एक पॉलिटिकल बॉडी है लंदन के अंदर, इसकी स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन। ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन लिबरल पार्टीज टिकट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए ब्रिटिशर्स यहाँ पे हमको रूल ऑफ लॉ नहीं दे रहे थे या डेमोक्रेसी नहीं दे रहे थे, बट दे वर वेरी मच लिबरल। दे बिलीव्ड इनटू दिस कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी कि एक इंडियन सिटीजन, मतलब एक ब्रिटिश सब्जेक्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ही गोज टू इंग्लैंड, एस्टेब्लिशेज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करता है इंडियंस को इकट्ठा करने के लिए। लेटर ऑन लिबरल पार्टी जो है आपकी इंग्लैंड के अंदर आज भी बहुत ही फॉरमोस्ट पार्टी है, उसकी टिकट के ऊपर हाउस ऑफ कॉमन्स, उनका जो लोकसभा है उसके अंदर, हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा हम लोग बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर ये इलेक्ट होके भी आते हैं। ओके, सो फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन द लिबरल पार्टीज टिकट। तो अगर स्टेटमेंट बना के कहीं ना कहीं से पूछ दे दादा भाई नवरोजी के बारे में कहाँ है। साथों साथ ही ऑल्सो पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर, गुजराती न्यूज़पेपर थे वीकली, जिसका नाम था रस्त गुफ्तार। ओके, तो रस्त गुफ्तार की भी नाम याद रखने की कोशिश करेगा। ऑल्सो प्रिसाइडेड ओवर 2 कांग्रेस सेशंस। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जब आएंगे तब कांग्रेस की चर्चा करेंगे। एंड ही वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर 2 सेशंस, वन इन 1893, द सेकेंड वन इन 1906। ओके, हम लोग देखते हैं कांग्रेस के सेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मजा आती है कांग्रेस के सेशंस को डील करने में हिस्टोरिकली, क्योंकि किसी को जूता पड़ता है, ठीक है, 1907 में जूता पड़ जाता है, ठीक है, तो आज की तारीख की नहीं है, होता रहता है, हर एक पार्टी की बात है, कांग्रेस की भी बात आएगी हम लोग। एक और इकोनॉमिक क्रिटिक थे आपके जस्टिस MG रानाडे, एंड ही वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इकोनॉमिक थॉट, ठीक है, इनके भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे। द थर्ड क्रिटिक वाज RC दत्त, इनकी एक किताब हुआ करती थी जिसका नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रिटायर्ड ICS ऑफिसर, दिस इज RC दत्त, रोमेश चंद्र दत्त।
इनकी किताब का नाम भी याद रखिएगा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज भी अमेजोन के ऊपर दोनों बुक अवेलेबल है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एज वेल एज दिस इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मौका मिले तो पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। ओके, देयर वर अदर लीडर्स, हु वर द अदर लीडर्स हम लोग देख लेते हैं। एक तो गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पीसी रे, जीवी जोशी सबसे पहले देख लिया। एसएन बनर्जी, देखो ये जेंटलमैन काफी सारी बार आपको देखने मिलते रहे। एक तो सिविल सर्विसेज के अंदर एजिटेशन करना था रिफॉर्म्स के अंदर, तो भी इन्होंने डिमांड की थी। इसके साथ साथ कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ओके, हम लोग देखेंगे इनका भी रोल। भोलानाथ चंद्रा वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द नेशनलिस्ट क्रिटिक। ओके, तो यहाँ पे ये सब नाम याद रखने की कोशिश करिएगा। जैसे इस बार 3 नाम पूछ दिए इसने, दादाभाई नवरोजी, आरसी दत्त एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो उसकी जगह ये इनमें से भी 1-2-3 नाम कहीं ना कहीं पूछ सकता है। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस पर्सन्स हु वर द क्रिटिक ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी, की ये लोग किस तरह से कॉलोनी हम लोग का शोषण करती रहती है। हिंदू लिखता है वेयर द फॉरेन कैपिटल हैज बीन sunk into the administration of that country becomes at once the concern of the bond holders. Okay, so आपका पूरा का पूरा जो फॉरेन कैपिटल एक पूरी की पूरी कंट्री के अंदर चला जाता है, तो बॉन्ड होल्डर्स के ऊपर आप डिपेंडेंट रहते हो। दादाभाई नवरोजी भी अपने बुक के अंदर उसके बाद लिखते हैं कि इट इज नॉट द पिटीलेस ऑपरेशंस ऑफ इकोनॉमिक लॉस, बट इट इज द थॉटलेस एंड पिटीलेस एक्शंस ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी। इट इज द पिटीलेस ईटिंग ऑफ इंडिया सब्सटेंस इन इंडिया and the further pitiless drain to England. In short, it is the pitiless perversion of economic laws by the sad bleeding to which India is subjected that is destroying India. तो बहुत पीटी कर दिया है, but that was the reality of that time. Okay, so दादाभाई नवरोजी का रोल बहुत ही important हो जाता है। He was very much respectful, he was a very respectful leader of the Indian National Congress, जो इसकी जो शुरुआत होती है। हम लोग देखेंगे कि when the Congress was established, ये पॉलिटिकल डिमांड करेंगे, तो पॉलिटिकल डिमांड इसके ही इर्द गिर्द घूमती रहेगी कि आप इकोनॉमी को चेंज करो, सोसाइटी को इस तरह से पूरा का पूरा रिफॉर्म करने की। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट वाज द इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रेन। ये ड्रेन की क्या असर रही। जनरली दिस इफेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज इकोनॉमिक इफेक्ट एंड द सेकंड वन इज पॉलिटिकल इफेक्ट। आर्थिक रूप से और राजकीय रूप से ये ड्रेन ने किस तरह से असर किया भारतीय अर्थतंत्र। पहले देखते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट कैसा था, व्हाट वाज द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ दिस ड्रेन, किस तरह से असर करता है। अब देखिए कि द रियल कॉज ऑफ बैकवर्डनेस इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस ड्रेन, क्योंकि ये ड्रेन के कारण वी डिड नॉट हैड द नॉट ओनली वी हैड द लॉस ऑफ वेल्थ बट वी हैड द लॉस ऑफ कैपिटल एज वेल। देखो, एक पैसा होता है और एक इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होता है। जनरली होता है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं रहा तो आप कुछ भी नहीं कर। हुआ ये है कि यहाँ से वेल्थ तो जा ही रहा था, यहाँ के जो भी राजे थे उनके पास जो भी पैसा वैसा था, या यहाँ की जो भी प्रजा थी, बट ऑल द इंडियन पीपल जो थोड़ा बहुत कमा के जा रहे थे उनके ऊपर भी इन्होंने इतने सारे टैक्सेस लगा दिए। तो किसी को पैसे अगर अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए लगाने हो, फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए लगाने हो, वो कुछ भी नहीं हो। सो ये जो ड्रेन का ये पूरा का पूरा प्रकार था, ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो रहा था, वो आपका एक कैपिटल लॉस कर देता है। और जब कैपिटल लॉस होता है तो क्या होगा, स्टैग्नेशन हो जाएगा। वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द स्टैग्नेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज दिस ड्रेन। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं रहा। अब पैसे लगाओगे नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा लगाओगे नहीं, पैसा कहीं आप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो आपका ग्रोथ रुक जाएगा। दिस ड्रेन कॉज द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। आप समझिए कि पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इंडस्ट्री नहीं लगा पाओगे, मार्केट के अंदर कुछ घुमा नहीं पाओगे, तो उसके अलाइड सेक्टर्स के अंदर जो लोग डिपेंडेंट थे उनकी भी एम्प्लॉयमेंट और इनकम एबिलिटीज के ऊपर अफेक्ट होगा कि नहीं होगा। डायरेक्टली अफेक्ट होने के चांसेस देखने को मिलते रहते हैं जो ड्रेन के कारण पूरा। सेकेंडली हम लोग ये पूरा देख रहे हैं, द लॉस ऑफ कैपिटल दिस वुड हैव यूज्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इनकम जनरेशन, बट हुआ ये कि ड्यू टू द लॉस ऑफ कैपिटल देयर वाज स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। यहाँ पे आपका जो इंडस्ट्रीज थी उसका ग्रोथ ही नहीं हो। इंडस्ट्रीज को तो कंटिन्यूसली इवॉल्विंग के लिए पैसा चाहिए, यू नीड टू पंप अप, ठीक है, उसको पंप करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसे वैसे उसको एक्सपांशन के लिए चाहिए, कहीं स्लो डाउन का पीरियड आ गया तो एम्प्लॉयज को लेने के लिए चाहिए। बट यहाँ ऐसा हो रहा था कि कैपिटल रहा ही नहीं, कैपिटल नहीं रहा तो उसके कारण आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इनकम जनरेशन को भी अफेक्ट करेगा। फाइनली दिस रिजल्टेड इनटू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया।
One of the reasons behind the deindustrialization in India was the drain of wealth. Do you agree? Give reasons. 12.5 marks. पूछ सकता है यूपीएससी कि भारत के अंदर व्यू औद्योगिकरण का पीछे का कारण ये ड्रेन, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से उसको लिख पाओगे. हाउ दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड, दिस वॉज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट इनडायरेक्टली ये ड्रेन था. क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था. पैसा नहीं था तो इंडस्ट्री के अंदर पैसा नहीं पंप हो रहे थे. पैसे नहीं हो रहे थे तो जो भी मरी परी आपकी जो इंडस्ट्री थी वो भी और खत्म हो जाती, वो भी और टूट जाती. ओके, सो पीजेंट्स वर आल्सो अफेक्टेड एज द हाई रेट ऑफ रेवेन्यू. और यहाँ पे हमारे जितना भी फार्मिंग सेक्टर था उसको भी अफेक्ट किया गया ये ड्रेन और उसकी पॉलिसीज के. सो इकोनॉमिक इफेक्ट पीजेंट्स को किस तरह से अफेक्ट किया गया, किस तरह से ये पूरा का पूरा ड्रेन ऑफ वेल्थ हमारी इकोनॉमी को तबाह करता है. पॉलिटिकल इफेक्ट के अंदर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से अफेक्ट करता है. हुआ ये कि हमारे जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उस टाइम के, दे हाईलाइटेड द ड्रेन थियरी थ्रू पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, जो भी इनके हाथ में पैम्पलेट जो भी थी, सबको हाईलाइट करना शुरू कर दिया. बोले यहां से पैसा जा रहा है, यहां से पैसा जा रहा है, यहां से पैसा जा रहा है. सो इसके कारण हुआ ये कि लोगों के अंदर एक राजकीय रूप से जो एक चेतना होती है, एक स्पिरिट होती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, वो देखने को मिलती रहेगी. द ड्रेन थियरी हाईलाइटेड द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिया एंड द इंग्लैंड. अभी तक ऐसा लग रहा था कि भारत और इंग्लैंड के बीच में कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बड़ा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर पूरा इन्होंने कंसोलिडेट करके हमको थॉटफुली भी एंग्लिसाइज कर दिया था. बट जैसे ही ये ड्रेन थियरी उभर के आई कि यार ये पैसा जा रहा है, देन दी अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स और यहाँ पे जितने भी प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता थे उनको लगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो संबंध है वो आर्थिक रूप से इस तरह से पूरा का पूरा जो खड्डे में गया हुआ है, उसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पे इंग्लैंड हमारे ऊपर राज करता है. सो इम्पोर्टेंटली द ड्रेन रिक्वायर्स अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन. अगर आपको ये ड्रेन को रोकना है, अगर आपको ये पैसे के बहाव को रोकना है, तो आपको राजकीय रूप से कुछ इसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा. एंड एज अ रिजल्ट इट क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग द पीपल. यहाँ पे ये ड्रेन की थियरी जब पूरी की पूरी डेवलप होती है तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाती है कि यार ये पैसा जा रहा है, मेरा पैसा आज गया, कल गया, परसों गया. लोग नोटिस करने लग गए कि यार हम लोग गरीब थे और भी गरीब होते जा रहे हैं, पैसा ही नहीं है, पैसा कहाँ जा रहा है. तो पता चला कि इंग्लैंड जा रहा है, अंग्रेज सरकार लेके जा रही है. तो पहले तो ये लोग सोच रहे थे कि अंग्रेज सरकार हमारा भरा कर देगी, उसकी जगह ये पैसा पूरा का पूरा इंग्लैंड जा रहा था. तो इनको लगा कि अब हमको इसका सॉल्यूशन लाना है तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर नहीं ला सकते. वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स, वी हैव टू फाइट फॉर आवर पॉलिटिकल राइट्स. और यहाँ से ही इनको लगता है कि हम लोग पॉलिटिक्स के थ्रू ही इसका सॉल्यूशन ला पाएंगे. सो ड्रेन थियरी को उजागर करने के पीछे जो पॉलिटिकल इफेक्ट थी वो भी बहुत ही पॉजिटिव रही है. एक दो प्रश्न और भी है. The most effective contribution made by Dadabhai Naoroji to the cause of Indian nationalism was expose the economic exploitation of India by the British, interpret the ancient Indian texts and restore the self-confidence of Indians, stress the need for eradication of all the social evils before anything else. Which of the following are correct? A. Simple. देखो, expose the economic exploitation of India by the British, this is right, यही देखा. Interpret the ancient Indian texts and restore the self-confidence of India. अभी शायद बहुत चलो थोड़ा बहुत हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया होगा अगर ये पॉलिटिकल इफेक्ट को दौर के ऊपर दे, पर कहीं एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट का तो कहीं कुछ मुद्दा ही नहीं है. स्ट्रेस द नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ ऑल द सोशल एविल्स बिफोर एनीथिंग एल्स. ही डिड नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म. वन ऑफ द मोस्ट स्कैथिंग क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्ली कांग्रेस, वाज दिस ओनली. कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, तो यहाँ वही होता है कि कांग्रेस डिड नॉट केयर अबाउट the social reforms. कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स देखोगे इट वाज मेनली रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट. ओके, तो यहाँ पे भी यही होता है कि ये लोग इनिशियली कुछ बात नहीं करते. सो इफ यू गो बाय दिस ऑप्शंस, करेक्ट देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट. सो आपका फर्स्ट वाला ही सही रहता है. ओके, अदर टू आर रॉन्ग, सो वन ओनली इज द राइट आंसर. 2011 with reference to the period of colonial rule in India, home charges formed an important drain of wealth, part of drain of wealth. Which of the following constituted the home charges?
अब देखिए कि ये मुद्दा मैंने उस स्लाइड्स के अंदर डिस्कस नहीं किया था, मैंने सोचा क्वेश्चन के अंदर इसको ग्रूव वेव भी कहते हैं हिंदी के अंदर, होम चार्जेस। मैंने बताया ना कि जो होम मिनिस्ट्री की तरह जो फंक्शन करने वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, वो चाहे आपका पूरा का पूरा इंडिया के अंदर जो ऑफिस है जो फंक्शन कर रहा है, वो काम किसके लिए कर रहा था? इंडिया के लिए कर रहा था। सैलरीज, इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी लड़ाई कर रहे थे अंग्रेज आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश, से फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के अंदर कर रहे हो, या इन्होंने पेगू के अंदर जो लोअर बर्मा है वहां पे इन्होंने कोशिश की थी, ऑल दिस वर पेड बाय द इंडियन पीपल। इसके लिए उसको होम चार्जेस के तौर के ऊपर कहा जाता है। ओके, सो जनरली ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फंड्स यूज्ड टू सपोर्ट pay salaries as well as funds used for waging wars outside the India by the British. So right answer can be D. Okay. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म।